प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स का एक चैप्टर, बीएससी मैथमेटिक्स में जो डायनामिक्स है उसका एक चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट जो चैप्टर है उसका वीडियो लेक्चर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो सेंट्रल ऑर्बिट जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या है? ना कोई भी एक फोर्स which is always directed towards a fixed point। कोई भी फोर्स अगर हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहेगा तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट जिस तरफ सेंट्रल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड रहेगा उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स, देखिए, ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रहेगा, माने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाएगा उसका डायरेक्शन, तो इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट जिस तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। उसके बाद आ जाइए सेंट्रल ऑर्बिट। ये सेंट्रल ऑर्बिट क्या है? ना कोई पार्टिकल अगर सेंटर ऑफ फोर्स से किसी पाथ पर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सेंटर ऑफ फोर्स से किसी पाथ पर मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स से पाथ पर मूव कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल का जो फोर्स है वो हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। क्लियर? तो सेंट्रल फोर्स से वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो जो पाथ जिस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। मतलब सेंट्रल ऑर्बिट इज ए पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। मतलब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स से किसी पाथ पर मूव करेगा तो उस पार्टिकल का जो पाथ जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है? उसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल द मोशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन। मोशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। मान लीजिए ये सन है और ये प्लैनेट है, प्लैनेट इस पाथ पे मूव कर रहा है। मान लीजिए प्लैनेट इस पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है? तो जब प्लैनेट यहां है तो प्लैनेट का फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ रहता है? सन की तरफ। जब यहां है तो वहां से भी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ रहेगा। जब यहां प्लैनेट है तब भी उस प्लैनेट का फोर्स का डायरेक्शन सन की तरफ रहेगा। यहां पर जहां भी अगर यहां पर जब प्लैनेट आ जाएगा तब भी उस प्लैनेट का फोर्स का डायरेक्शन सन की तरफ रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो प्लैनेट जो सन के अबाउट जो मूव कर रहा है ये सेंट्रल फोर्स से मूव कर रहा है। मतलब प्लैनेट का फोर्स जो कि सन के चारों ओर घूम रहा है उस प्लैनेट का फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और उस फोर्स हमेशा जिस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। तो किस तरफ प्लैनेट का फोर्स हमेशा डायरेक्टेड रह रहा है? सन की तरफ डायरेक्टेड रह रहा है। इसीलिए वो जो सन जो है, सन है सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ द प्लैनेट। और क्या ये जो प्लैनेट सेंट्रल फोर्स से मूव कर रहा है जिस पाथ पर, उस पाथ को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। यानी कि हमारा अर्थ जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को भी हम बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। और हमारा अर्थ जिस फोर्स से मूव कर रहा है उस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। और हमारा अर्थ का फोर्स हमेशा सन की तरफ डायरेक्टेड है, इसीलिए सन हो गया सेंटर ऑफ फोर्स किसका? हमारे अर्थ का। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है ये एक प्लेन का अर्थ होता है। तो ये थ्योरम देखिए, ए सेंट्रल ऑर्बिट इज ए प्लेन का मतलब
जो पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स से किसी पाथ पर मूव कर रहा है, तो वो जो पाथ एक प्लेन कार्व होता है, मतलब वो एक प्लेन में होगा। ऐसा नहीं वो कार्व कुछ दूर तक इस प्लेन में गया फिर दूसरा प्लेन में, ऐसा नहीं, एक ही प्लेन में पूरा कार्व होगा, मतलब पूरा सेंट्रल ऑर्बिट हो, मतलब एक ही कार्व में होगा, सॉरी एक ही प्लेन में होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ है और वो जो है सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब पार्टिकल जहां भी रहे, यहां पर रहे तो इस पार्टिकल का फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ओ की तरफ, यहां पर रहे तो पार्टिकल का डायरेक्शन ओ की तरफ, कहीं भी ओ की तरफ, मतलब इसीलिए हम लोग बोले कि टेक द सेंटर ऑफ फोर्स ओ एज द ओरिजिन, और वही ओरिजिन है। ओरिजिन को हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स ले लिए, और लेट पी बी द क्या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है पार्टिकल, वो किसी समय टी पर वो पी पर है। और फिर हम लोग मान लिए लेट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ओपी वेक्टर अगर आर वेक्टर होता है तो आर वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, वो d2r by dt स्क्वायर होता है। तो ये d2r by dt स्क्वायर क्या होगा, इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट p पर जो एक्सीलरेशन वेक्टर होगा वो होगा d2r by dt स्क्वायर। और चूंकि ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स से मूव कर रहा है, ठीक है, और जिसका सेंटर ऑफ फोर्स कहां है, ओ है, मतलब विथ सेंटर एट ओ। इसीलिए इस पार्टिकल का जो फोर्स होगा, ओनली फोर्स क्या होगा, ओपी के डायरेक्शन में या पीओ के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कहा गया है सेंट्रल ऑर्बिट के केस में फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब हमेशा इस डायरेक्शन में, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ओ की डायरेक्शन में ही होगा या फिर ओ के विपरीत डायरेक्शन में होगा। यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सेंट्रल ऑर्बिट का केस है, सेंट्रल ऑर्बिट का केस है, इसीलिए, ठीक है। तो देयरफॉर द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पी पर जो भी फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, या तो ओपी के डायरेक्शन में होगा या फिर पीओ के डायरेक्शन हो गया। सो द एक्सीलरेशन वेक्टर, मतलब पी पर जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ पी पर जो एक्सीलरेशन होगा वो पैरेलल होगा किसका, आर वेक्टर का, माने आर के डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन भी तो आर के डायरेक्शन में ही होगा ना, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जिधर होता है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी उधर होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन अगर ओ की तरफ है तो हमेशा यहां पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ओ की तरफ ही होगा, इसीलिए आर वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा एक्सीलरेशन वेक्टर। इसीलिए बोला गया है कि सो द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ पी इज पैरेलल टू ओपी। और एक्सीलरेशन वेक्टर मतलब पी पर एक्सीलरेशन वेक्टर मतलब क्या बोले, d2r by dt स्क्वायर इज पैरेलल टू आर वेक्टर। इसका मतलब है कोई दो वेक्टर अगर एक दूसरे का पैरेलल होता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, d2r by dt स्क्वायर क्रॉस r। ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि d2r by dt स्क्वायर क्रॉस r प्लस हम लोग कर देंगे dr by dt क्रॉस dr by dt इज इक्वल टू राइट साइड में 0 है तो 0। क्यों ऐसा लिख पाए, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 होता है। दो सेम वेक्टर अगर रहेगा तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो dr by dt और dr by dt दोनों सेम है, इसलिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ये 0 होने से ये वही रहेगा, कितना प्लस 0 मतलब वही रहेगा, इसलिए उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला को क्या लिख सकते हैं ना, d by dt dr by dt क्रॉस r वेक्टर और राइट साइड में 0। देखिए ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि d by dt a क्रॉस b आप लोग कीजिए, ये a क्रॉस b अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, a क्रॉस b का d by dt अगर करेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएट और इसको रखेंगे, देखिए वही है, और फिर इसको रखेंगे
आर का डिफरेंशिएट, इसको रखेंगे आर का डिफरेंशिएट, मतलब ये, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिख पाते हैं। और देखिए यहां पर जो हम लोगों का आया वो क्या आया, इसका डिफरेंशिएट जीरो, और किसी का डिफरेंशिएट अगर जीरो हो जाता है इसका मतलब वो कांस्टेंट है। इसका मतलब डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम लोग मान लिए एच से, तो हम लोग इसको मान लिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आया, जो कांस्टेंट को हम लोग मान लिए एच, मतलब डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हम आर वेक्टर से डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स बाय आर वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ आर वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डॉट एच। और इधर देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, लेफ्ट साइड वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसा लिखते थे हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा लिखते हैं आर डॉट एच, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर अगर इक्वल आ जाता है तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब इसमें देखिए कि आर वेक्टर दोनों सेम है, तो इसीलिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आर डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आर डॉट एच इज इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच। इसका मतलब हुआ आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच वेक्टर। क्यों ऐसा लिख पाए, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहां आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच। और आर मतलब रेडियस वेक्टर, एच क्या है, ये कांस्टेंट वेक्टर, ये देखिए एच कांस्टेंट, एच वेक्टर मान लीजिए, एच वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, तो एच अगर कांस्टेंट है मतलब एच का डायरेक्शन फिक्स्ड है। आप लोग इससे समझिए, ये देखिए इससे समझिए, मान लीजिए ये एच है, ठीक है, या फिर ये इसको मान लीजिए एच है, एच कांस्टेंट वेक्टर है, एच कांस्टेंट वेक्टर हम लोग का निकला ना, जो कांस्टेंट हम लोग निकला था, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेक्टर है, लेकिन ये कांस्टेंट आ गया, मतलब ये कांस्टेंट वेक्टर। तो अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आया आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच, मतलब आर वेक्टर रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट वेक्टर। तो मान लीजिए ये एच वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, और ये आर वेक्टर है, आर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इतना है कि आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच, तो ये एच है और ये आर है, तो आर इज ऑलवेज, आर अगर मान लीजिए आर मूवेबल है, आर मूव कर सकता है, लेकिन एच नहीं, एच का डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट वेक्टर है। तो एक कांस्टेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर में आर है, तो आर हमेशा क्या इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा। ठीक है, आर ऐसे नहीं मूव कर सकता क्योंकि होने से इसके ये परपेंडिकुलरिटी नहीं रहेगा एच के साथ आर का, तो आर एच के साथ आर का परपेंडिकुलरिटी रहना जरूरी, हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब है आर इज अगर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, मतलब आर जो मूव करेगा एक प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, आर एक प्लेन में मूव करेगा, एक प्लेन में। ठीक है, इसीलिए वो जो आर अगर एक प्लेन में मूव करेगा, इसका मतलब वो जो पाथ का, वो जो पार्टिकल का जो पाथ है, वो पाथ एक प्लेन में हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, 10 रेडियस वेक्टर इज
always perpendicular to a fixed direction and hence lies in a plane. Therefore, path of P is a plane curve. ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो जरूर आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। हम अगला वीडियो में उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में खास करके शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो भी हम डालेंगे ना तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको तुरंत। और दोस्तों में इसीलिए शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू।